हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या है उसको लेके डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद और धारा में अंतर। बहुत से विद्यार्थियों का हमेशा से सवाल रहा है कि धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या है। यानी धारा को अनुच्छेद मान लिया जाता है और अनुच्छेद को धारा मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। यानी भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से देश के अंदर लागू कर दिया जाता है। और इसीलिए हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होगा कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा वंशानुगत तरीके से नहीं। यानी जिस भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत तरीके से नहीं होगा उसको गणतंत्र बोला जाएगा। जैसे हम बात करें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का उल्लेख है, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। इनकी संख्या कितनी है, 395 है। यानी अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अब अनुच्छेद है क्या हमारे संविधान में? सीधी सी बात है कि संविधान में बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब उनको जो है क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे जब हम कोई नोट्स बनाते हैं, कहीं पे कोई बात लिखते हैं तो हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। किसके लिए? जानने के लिए कि कहाँ पे हमने कौन सी बातें लिखी है। मान लीजिए हम किताब पढ़ते हैं तो कैसे याद रखते हैं, पेज नंबर से याद रखते हैं। इतने पेज नंबर में हमको ये पढ़ने को मिला था। वैसे ही भारतीय संविधान में सीधा सा हम कह लें कि जो क्रमांक है उसी क्रमांक को कहा गया है अनुच्छेद। यानी हर एक बात को अलग अलग पॉइंट में लिखा गया है। जैसे हम बात करें कि भारत का राष्ट्रपति वो कितने में होगा, आर्टिकल 52 में, मतलब क्रमांक 52 में। तो हमें पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम 52 नंबर खोलेंगे और राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे। यदि सीधा हम कहें एक तरह से निबंध के रूप में लिखा हो, विकिपीडिया के रूप में लिखा हो, तो हम तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि राष्ट्रपति हमारा है क्या। हम पन्ना पलटते जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हमारा राष्ट्रपति निकल चुका है और हम फिर छोड़ छाड़ के रख के चलते बने, है ना। तो ये क्या होगा, एक तरीके से क्रमांक है अनुच्छेद। किनको? बातों को रखने का एक तरीका जिससे कि हम आसानी से ढूंढ सकें। मान लीजिए आपने संविधान का पन्ना पलटा, आर्टिकल 30 खुलता है, आपको मालूम है कि 52 नंबर में है राष्ट्रपति, तो सीधा आप 52 नंबर में जाके राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे। तो अंतर क्या है कि अनुच्छेद जो है वो सीधा सीधा संविधान में एक तरीके का क्रमांक है, बातों को लिखने का एक क्रमांक है, सीरियलिटी है कि 1 से लेके और 195 तक अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया है। वैसे याद रखिएगा कि 395 अनुच्छेद जो है तो इससे बढ़ाया नहीं जा सकता कि 396 अनुच्छेद कर दिया जाए। इन 395 अनुच्छेद ही रहेंगे, लेकिन इनमें बीच बीच में का खा करके संख्या को बढ़ाया जा सकता है। बात करें जैसे संविधान में किनका उल्लेख होता है, देश का उल्लेख होगा। जैसे बात करें कि रेलवे किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की है। बैंकिंग किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की है। और साथ साथ में क्या, जो डाक है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी बात है कि राज्यों का उल्लेख है, यानी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी क्या होगा। जैसे हम बात करें तो पुलिस है, पुलिस के साथ साथ राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था देखना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकारों की है। बात करें सरकार की, सरकार मतलब राष्ट्रपति कौन होगा, पद संभालेगा तो कौन उसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शक्तियां क्या होंगी, ये सब किस में आएगा, ये सरकार में आएगा। साथ में नागरिक, यानी भारत का नागरिक कौन होगा, किस व्यक्ति को नागरिकता से त्याग पत्र दिया जा सकता है, वो कौन सी घटनाएं करता है, तो यानी ये सब बातें क्या है, नागरिकों के लिए भी हमारे संविधान में उल्लेख है। फिर बात यही है कि नागरिकों के लिए कौन से अधिकार हैं, किन अधिकारों को लेकर व्यक्ति आगे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।
साथ में इसी में और दिया हुआ है कानून, यानी कि हर एक एक बातों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं हो सकता, यानी कुछ ही महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है, तब इस संविधान के माध्यम से जो है कानून का निर्माण भी किया जा सकता है। यानी ऐसे कानूनों का निर्माण होगा जो कि इस मेन जो किताब है, संविधान की किताब है, इसका उल्लंघन नहीं करते हो। ऐसे कानूनों का निर्माण संविधान के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि संविधान में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को क्या मिला हुआ है, वोट डालने का अधिकार। अब यदि ऐसा एक नया कानून बना दे कि धर्म के आधार पर एक धर्म का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दे, जाति के आधार पर नाम गायब कर दे, तो ऐसा कानून जो है वो संविधान में नहीं बन सकता, जो कि किसमें, इस मेन किताब जो संविधान का है इसका उल्लंघन करे। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है इन 4-5 बातों का उल्लेख महत्वपूर्ण तरीके से कहें तो संविधान में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने अनुच्छेदों की बात तो कर ली, अब बात करेंगे धारा की। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो है न्यायालयों में 2 तरीके के मामले होते हैं, एक तो होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब इसको भी डिटेल से समझते हैं। जो सिविल लॉ होता है इसे दीवानी मामले भी बोला जाता है। दीवानी मामले में लूट, मार, हत्या, चोरी, डकैती, इसके अलावे जितने केस आते हैं, ठीक है, इसके अलावे जितने केस आते हैं वे सभी दीवानी मामले के अंतर्गत आएंगे। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति से संबंधित विवाद, यानी संपत्ति से संबंधित विवाद है, किसी के घर का विवाद है, खेत का विवाद है और कोई विवाद है, वो आएगा सिविल मामले या सिविल लॉ के अंतर्गत। सिविल लॉ में 3 से 4 तरीके के और कानून आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति से संबंधित, जैसे किसी के घर में कोई जबरदस्ती रह रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो इससे संबंधित कानून प्रॉपर्टी लॉ के तहत आएगा। दूसरा आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है समझौता। जैसे 2 कंपनी और वर्कर के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वर्कर जो है लगातार 10 साल तक कंपनी में क्या करेगा, काम करेगा। अब वर्कर जो है 2 साल के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। ठीक है, 2 साल के बाद यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसके लिए कुछ जुर्माने की व्यवस्था है, आगे मैं बात करूंगा। तीसरे में बात आती है मुस्लिम पर्सनल लॉ की। इसमें क्या है, मुस्लिमों के लिए कुछ विशेष कानून है। जैसे हम बात करें कुछ समय पहले तक 3 तलाक की, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक विशेषता थी। 3 तलाक होता क्या था, अरे व्हाट्सएप में लिख के 3 तलाक हो जाता था। ये समाज की बहुत बड़ी बुराई थी, इसको वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मुस्लिमों के लिए था। उसी तरह से हम बात करें कि हिंदू लॉ के तहत, ये हिंदू लॉ है, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी लोग हैं इनके लिए कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया गया था। प्रॉपर्टी लॉ के तहत एक बात याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति खरीदता है, पर्सनल, तो वो अपने पुत्रों को अपनी इच्छा से दे सकता है, नहीं किसी दूसरे को भी अपनी संपत्ति दे सकता है। और उस व्यक्ति के यदि पिता और उसके पिता मतलब दादा की संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति को उस व्यक्ति को अपने पुत्रों को देना पड़ेगा। मतलब समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति के पुरखों की या पुराने लोगों की कह लें, उनके पिता की या उनके और पुराने जो लोग हैं उनकी संपत्ति है तो उस संपत्ति को अपने पुत्र को उसे देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं मेरी, ठीक है, तो मुझे अपने पुत्रों को जो है उस संपत्ति का हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन जिस संपत्ति को हमने अपने से निजी खरीदा है, पर्सनल खरीदा है, इस संपत्ति को मैं अपने पुत्रों को भी दे सकता हूं, मेरी इच्छा नहीं है तो किसी अनाथालय को भी दे सकता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लॉ के तहत आने वाला एक कानून है। अब बात करते हैं ये जो 4 कानून है कौन कौन से, प्रॉपर्टी लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है और हिंदू लॉ है। इन चारों को मिला के बोला जाता है सिविल लॉ, मतलब दीवानी कानून। अब इन दीवानी कानूनों में यदि इन कानूनों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि इन कानूनों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में एक प्रोसीजर चलता है, एक प्रक्रिया चलती है कि कब किसे जो है बुलाया जाना है न्यायालय में, कब कौन सबूत पेश करेगा, कब इसे न्यायिक हिरासत पे भेजना है, कब इसे पुलिस हिरासत पे भेजना है। ठीक है ना, तो ये एक प्रोसीजर चलता है, प्रक्रिया चलता है, उसको बोला जाता है सिविल प्रोसीजर कोड।
शॉर्ट में इसे कहते हैं सीपीसी। यानी इन 4 कानूनों का जो सिविल लॉ है इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय जो है सिविल प्रोसीडर कोड के तहत प्रक्रिया करती है। ठीक है, सिविल प्रोसीडर कोड के तहत जो है कार्यवाही की जाएगी, इसी को कहा जाता है सीपीसी। इन चारों कानूनों के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जाता, समझिएगा, आर्थिक दंड दिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो क्या होगा, सजा नहीं होगी कि 5 साल की जेल हो जाएगी आपको। ठीक है, क्या होगा कि आर्थिक दंड लगाया जाएगा। कौन लगाएगा, न्यायालय लगाएगा। जैसे कि जुर्माने की 5 लाख का जुर्माना, यदि आप वो जुर्माना नहीं भर पाते हैं तब जो है जुर्माना ना भरने की स्थिति में क्या करना होगा, दंड का प्रावधान किया गया। यदि आप जुर्माना नहीं भरते हो तो आपको फिर जो है जेल जाना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ आई होगी। ये सिविल लॉ में या दीवानी मामलों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आर्थिक जो है दंड का प्रावधान है, जुर्माना दिया जाता है और यदि जुर्माना नहीं दे पाते हैं उस स्थिति में आपको जेल जाना पड़ता है। तो ये तो रही पहली बात सिविल लॉ की, या जिसे हमने दीवानी मामले कहे। अब दूसरी बात आती है, इसमें आते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब फौजदारी मामले। इसमें क्रिमिनल लॉ में जो है लूट, मार, हत्या, चोरी, डकैती यानी अपराध की घटनाएं जो है वो क्रिमिनल लॉ के तहत आएंगी। इसमें एक आता है भारतीय दंड संहिता, जिसे कहा जाता है इंडियन पेनल कोड 1860 में। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की समय का कानून है। पुराने में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का ये कानून है, 1860 का इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसमें जो है अपराधों की परिभाषा दी गई है, या ये कह ले इसको कि हम अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति कौन सा अपराध करता है तो उसे किस धारा या किस दफा के तहत कोई भी सजा हो सकती है। इसमें जैसे देखिए इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें जो है धारा, दफा या सेक्शन होता है। समझिएगा, जैसे अभी हमने संविधान में क्या जाना था, बातों को क्रम से लिखा गया, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया, उसको हमने क्या कहा था, आर्टिकल कहा या अनुच्छेद कहा था। वैसे ही भारतीय दंड संहिता में भी क्या लिखा गया है, भारतीय दंड संहिता में भी क्या लिखा गया, पॉइंट बाय पॉइंट बातों को लिखा गया है कि कौन कौन से अपराध करने पर कौन कौन से दंड मिलेगा। तो इनकी संख्या कितनी है, धाराओं की 511। यदि कोई पूछता है धाराओं की संख्या, तो धाराओं की संख्या याद रखिएगा 511 है। आईपीसी की धारा इंडियन पेनल कोड में जो 1860 से चला आ रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से। इसमें जो है जैसे हम बात करें धारा 302 हत्या, या इसे याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता को ताज-ए-राते हिंद भी बोला जाता है। उर्दू में ताज-ए-राते हिंद, फिल्मों में सुना होगा आप लोगों ने कि ताज-ए-राते हिंद दफा 302 के तहत 5 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है, ऐसा सुना होगा। वो यही है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजी में तो इंडियन पेनल कोड कहते हैं, आईपीसी 60 में बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं ताज-ए-राते हिंद। ठीक है ना, ताज-ए-राते हिंद के तहत या ताज-ए-राते हिंद दफा 302 के तहत। तो 302 में जो है हत्या की बात लिखी हुई है, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसके लिए कितने वर्ष का जो है तो सजा का प्रावधान किया गया है, ये तो धारा 302 में लिखा गया। धारा 307 क्या है, हत्या की कोशिश, यानी किसी व्यक्ति को टपकाया गया, बात को समझिएगा, टपकाया गया और वो बच गया, तो पुलिस के सामने क्या कहता है कि हमको मारने की कोशिश की थी इसने। ठीक है, तब फिर उसके ऊपर धारा 302 के तहत धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 376 में होगा बलात्कार के आरोपी, 376 धारा लगेगी बलात्कार के आरोपियों के ऊपर। धारा 395 होगी जो डकैती की होगी। धारा 365 में अपहरण का मतलब किडनैप करना। ठीक है, तो धारा 365 के तहत अपहरण का केस दर्ज करेगा। ये सब करेगा कौन, ये सब पुलिस करेगी। ठीक है ना, ये जो है धाराएं लगाएगी कौन, पुलिस लगाएगी। पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो गिरफ्तार करना है, किसको, अपराधियों को,
और किसके सामने पेश करना, न्यायालय के। उसके बाद जो है पुलिस का काम खत्म। कितने घंटे, 24 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर पुलिस किसी भी अपराधी को जो इस तरह का क्राइम करेगा उसको न्यायालय के सामने पेश करेगा। फिर न्यायालय निर्णय लेगी कि उसे पुलिस रिमांड पे भेजना है, न्यायिक हिरासत पे भेजना है, क्या करना है। ठीक है, ये फिर निर्णय होगा किसका, न्यायालय का निर्णय होगा। पुलिस का काम इतना है कि गिरफ्तार करके और किस धारा के तहत उसने अपराध किया है ये पंजीबद्ध करके चार्जशीट लगा करके न्यायालय के सामने पेश कर देना है। सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, सजा देने का काम किसका है, न्यायालय का है। अब इसी में हम और बात करते हैं कि इस क्रिमिनल प्रोसीडर कोड जिसे CRPC कहा जाता है, बात समझिएगा, इन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायालय को भेज दिया गया। तो पुलिस जो है ये सारे काम पुलिस के जिम्मेदारी में आती है। अब जो है न्यायालय के भी रूल की एक बुक है कि न्यायालय जो है वो कौन कौन से क्या करेगी, न्यायालय भी रूल जो है लगाएगी। न्यायालय भी जो है वो क्या करेगा, न्यायालय भी अपने हिसाब से इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी न्यायालय है वो भी जब इन मामलों की सुनवाई करेगी तो उसके लिए भी एक रूल बुक होगी और उस रूल बुक के हिसाब से पूरी प्रक्रिया होगी जिसे कहा जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, CRPC। शॉर्ट में ये लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, CRPC। यानी कि इन जो है दफाओं के तहत या धाराओं के तहत पुलिस तो केस दर्ज करेगी और केस दर्ज करने के बाद न्यायालय जो है फिर क्या करेगी, इस समस्या के निपटारे के लिए क्या है, केस दर्ज करेगा। न्यायालय में केस चलेगा, मतलब कि मामला चलेगा। फिर मुलजिम को कब न्यायालय में लाना है, फिर उसके साथ ही इसकी सुनवाई कब होनी है, कब इसे पुलिस रिमांड पे भेजना है, कब इससे पूछताछ पुलिस करेगी, इस सब प्रक्रिया के लिए भी क्या अपनाया जाता है, एक रूल बुक अपनाई जाती है, रूल की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड। तो ये हुआ CRPC। अब बात निष्कर्षतः समझिए, हमारा जो संविधान है इसमें जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये भारतीय संविधान में क्रमांक लिखे गए हैं, बातों का उल्लेख। ठीक है, तो जो बातें संविधान में हैं उन्हें तो अनुच्छेद कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है, और जो बातें एक एक क्रम करके सिविल लॉ में हैं जिन्हें हम CPC बोलते हैं, इंडियन पैनल कोड में हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया में या ये की न्यायिक प्रक्रिया है CRPC। इन तीनों में जो बातें लिखी गई हैं उन सबको दफा, सेक्शन या धारा बोलते हैं। अनुच्छेद को आर्टिकल्स बोलते हैं जो कि संविधान में होगा, और जो ये धारा है, दफा है और सेक्शन है ये किस में होगा, सिविल लॉ में होगा और IPC में होगा। ठीक है, IPC में होगा और CRPC में होगा। जो एक न्यायिक प्रक्रिया है CRPC है क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, CRPC। इसके तहत जो है न्यायालय एक प्रक्रिया से गुजरेगी, इसी को कहा गया है CRPC। आई होप आप सबको आज यहाँ पे या इस वीडियो में समझ आया होगा कि धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।